नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल कवर कर रहे थे एस पांडे जी की बुक से। तो उसी क्रम में देखो आज एक नए थिंकर हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इनकी एक थ्योरी है आई एंड मी की थ्योरी, काफ़ी फेमस है, जो कि इनकी एक बुक थी जिसमें क्या नाम था बुक का नाम, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। स्व का विकास के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसे विकास होता है, कैसे उसका सामाजिकरण होता है अंतःक्रिया के जरिए, वो सब कुछ जो कि ये थ्योरी में हमको जानने समझने को मिलता है। तो चलो इसी थ्योरी को हम लोग देखते हैं। शुरू करने से पहले देखो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हम लोग जो कि देखो समाजशास्त्र का टेस्ट सीरीज जो कि हम लोग के यहाँ चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, हिंदी मीडियम से ये ध्यान रखना, हिंदी मीडियम से चल रहा है, बैच 2 अभी चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो भी आपको अगर डिटेल वगैरह जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो कि इस संबंध में डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि क्या है, कैसे होगा, ये आपका टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करना है, या फिर क्या इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ होगा, राइट। तो ये आप जानकारी वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग अपना पहला टॉपिक जो कि क्या है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है आपका स्व और पहचान वाली बात है मीड जी की। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाता है जॉर्ज हर्बर्ट मीड के विषय में, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। तो देखो यहाँ बोला जाता है कि अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के एक दार्शनिक समाजशास्त्री और अंतःक्रियावादी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाजशास्त्र में एक नवीन परंपरा को आरंभ किया जो उनकी मृत्यु के बाद सामाजिक अंतःक्रियावाद के नाम से जाना गया। मीड की बहुप्रसिद्ध पुस्तक, इनकी देखो एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका क्या नाम था, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मस्तिष्क, स्व और समाज। यानी ये तीनों ही जो वर्ड है, इन्हीं तीनों विचारधारा के आधार पर इनकी पूरी की पूरी सिद्धांत जो कि इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द पूरी घूमती रहती है, राइट। तब देखो ये इनका हमने बुक देख लिया, कौन सा बुक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये याद रखना। और ये कैसे समाजशास्त्री है, ये आपके सामाजिक अंतःक्रियावादी वाले समाजशास्त्री है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे इनका सिद्धांत स्टार्ट होता है यहाँ से। तो बोला जाता है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके मैं और मुझे के सिद्धांत ने बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया को एक नए ढंग से व्याख्या की है। यानी कि इनका जो आई एंड मी या फिर मैं और मुझे का जो सिद्धांत था, ये देखो किसके लिए आया है, किसी व्यक्ति का जो सामाजिकरण होता है उस सामाजिकरण के अध्ययन को समझने के लिए, जो कि ये इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे किसी व्यक्ति का सामाजिकरण हमारे समाज में होता है, उसी को समझने के लिए देखो मैं और मुझे का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब मैं और मुझे क्या है, ये सब पहले वर्ड को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आगे मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है जिससे आपको शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे जो स्व वर्ड है, यानी जो सेल्फ वर्ड है, उसको आप मस्तिष्क मान सकते हो या फिर किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व क्षमता या योग्यता मान सकते हो, ठीक है। स्व या सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है, किसी के मस्तिष्क के विकास की बात हो रही है, या फिर उसके व्यक्तित्व क्षमता या योग्यता, या उसका जो व्यक्तित्व क्षमता या योग्यता है उसको जो कि स्व बोला गया है मीड के द्वारा, राइट। ये आप समझो। अब बोला जाता है कि ये जो स्व का विकास होता है, मान लो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, फिर उसके क्षमता या योग्यता का जो विकास हो रहा है, यह देखो दो चरणों में होता है स्व का विकास। कौन कौन से दो चरण, पहला चरण है मैं, आई का कॉन्सेप्ट है, दूसरा चरण है मुझे यानी मी का कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि मैं और मुझे कुछ और नहीं बल्कि ये जो स्व का विकास है उसी के दो चरण है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं और मुझे क्या है, स्व के विकास के दो चरण है, इसी से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि स्व अलग चीज़ है, मैं और मुझे कुछ अलग चीज़ है। और स्व क्या है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व क्षमता या योग्यता है, या फिर करें उसके मस्तिष्क का विकास या उसके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की बात करता है, जो कि अल्टीमेट क्या बताता है कि किसी व्यक्ति का सामाजिकरण कैसे होता है। अगर किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकास अगर होगा तो उससे हमको पता चलता है कि किसी व्यक्ति का सामाजिकरण समाज में कैसे हो रहा है। यानी कि स्व के विकास से हमको क्या पता चलता है कि व्यक्ति का सामाजिकरण कैसे होता है समाज में, ये पता चलता है आपके स्व के विकास से। और स्व का विकास दो चरणों में होता है, पहला मैं, दूसरा मुझे। तो यहाँ से उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो जो मैं का कॉन्सेप्ट है, पहला चरण है मैं। यहाँ पे देखो ये देखो जो सामाजिकरण स्टार्ट होता है किसी बच्चे का, ये जो किसी व्यक्ति का जो सामाजिकरण स्टार्ट होता है ये आरंभिक अवस्था में होता है। यानी कि अभी उसका जो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, कोई व्यक्ति है, तो पहले बच्चा ही होगा, उसके बाद ही वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो उसका जो सामाजिकरण होता है वो सबसे पहले अपने घर वालों के प्रति ही होता है। यानी घर वालों से जो उसके घर के मेंबर होते हैं वो घर में ही ज़्यादा रहता है। पहले बच्चे देखो 1 से 2 साल तक घर में ही रहते हैं, उसके बाद ही बाहर के पर्यावरण या फिर बाहर के इन्वायरमेंट से जो कि अपना अंतःक्रिया करता है। लेकिन पहला अंतःक्रिया उनका अपने घर वालों से ही होता है। तो जो भी वो अपने घर वालों को देख के, समझ के, भाषा के जरिए, जो अपने संप्रेषण बोली के जरिए जो भी देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो वो सभी जो उनका विकास हो रहा है, व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, तो उस चरण को इन्होंने मैं बोला। और इसके बाद जब व्यक्ति जो
घर से बाहर निकलता है, बाहरी दुनिया में आता है, प्रवेश करता है, अब बाहरी दुनिया से आपस में बातचीत करके, अंतःक्रिया करके, उनके व्यवहार को समझ कर उसमें से जो उसको अच्छा लगता है उसको जो कि एक्सेप्ट करता है, अपने में ढालने की कोशिश करता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने लगता है बाहरी दुनिया के संपर्क से। तो इस तरह के जो सेकेंड चरण आता है, इसमें इसको क्या बोला ने मिड ने, मुझे यानी कि मी, इसको माई का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ये आगे आई, ये मी, ठीक है, सॉरी, मी का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी कि मैं क्या है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आरंभिक अवस्था है, जबकि मुझे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का या फिर सामाजिकरण का कह लो कि उसकी लास्ट अवस्था है, जहाँ पे उसका पूर्ण सामाजिकरण हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका स्व विकास किस लिए हम लोग पढ़े, कि ये इसलिए पढ़े क्योंकि हम इससे देखते हैं कि व्यक्ति का सामाजिकरण कैसे होता है हमारे समाज में। और स्व के विकास में बताया गया कि 2 चरण में सामाजिकरण होता है व्यक्ति का विकास। पहला मैं, यानी कि आरंभिक चरण में कैसे सामाजिकरण हो रहा है, दूसरा मुझे, यानी कि जो व्यक्ति है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बाहरी दुनिया से संपर्क करता है, तब उसके सामाजिकरण का कैसे डेवलपमेंट होता है, तो उस दूसरे चरण को मुझे यहाँ पे बोला गया है। तो यही इनका मेन है आपका कॉन्सेप्ट, स्व, मैं और मुझे का कॉन्सेप्ट, जिसके इर्द गिर्द ये बताता है कि व्यक्ति जो कि अंतःक्रिया करके समाज से जुड़ता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, जिससे देखो समाज का भी विकास होता है। अब समाज का विकास कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पे डिटेल से वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलो हमने वहाँ से इतना बेसिक कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ से हम लोग पढ़ते देखते क्या क्या बातें यहाँ पे की जा रही है। तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो इनका स्व का सिद्धांत है, ये किसके लिए, व्यक्ति के सामाजिकरण के संबंध में, और ये कैसे होता है, अंतःक्रिया के जरिए होता है। ऐसा जो कि जब व्यक्ति अंतःक्रिया करता है तो उसके जरिए जो कि व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, ऐसा मिड जी का मानना है। राइट, अब देखो यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ से एस एस पांडे जी क्या लिखते हैं, अब आपको यहाँ से मैं पढ़ के समझाता हूँ। यहाँ पे एस एस पांडे जी बोलते हैं कि यहाँ पे मिड जी लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के स्व यानी कि इसका जो सामाजिकरण का विकास हो रहा था आई और मी के रूप में। ठीक है, किसी व्यक्ति का स्व और उसकी पहचान, यानी कि हर व्यक्ति की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिक योग्यता होती है, यूनिक क्षमता होती है, उसकी पहचान और समाज, यानी कि स्व, पहचान व समाज, इसका उद्भव व विकास तीनों जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। और इनका उद्भव व विकास किसके द्वारा होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पे होता है। अब वो कैसे होता है वो देखो यहाँ पे मिड जी बताते हैं एक्सप्लेन करके कि ये कैसे तीनों जो कि किसी व्यक्ति का स्व और उसका पहचान और जो इस समाज में वो है, उस समाज का उद्भव व विकास, ये तीनों कैसे जो कि आपस में रिलेट करते हैं, वो देखो यहाँ बताते हैं कि अंतःक्रिया के आधार पर जो कि रिलेट करते हैं कैसे, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर बताया जाता है, मिड लिखते हैं, मिड जो ये हमने तीनों का आपस में जुड़े हुए, इसके देखो 2 बुनियादी आधार बताए। पहला इन्होंने बोला है कि शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य सहयोग की प्रक्रिया को अपनाता है, फलतः एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से या बहुत से व्यक्तियों से अनेक व्यक्तियों से पारस्परिक क्रिया करता है। यानी कि देखो यहाँ बोला था कि कोई इस समाज में कोई व्यक्ति जो कि सारे काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वो देखो अन्य मनुष्यों पर निर्भर या फिर अन्य मनुष्यों का सहयोग करता है या सहयोग लेता भी है। तो इस तरह की बात की जाती है। फिर आगे मिड जी लिखते हैं, इन पारस्परिक क्रियाओं से के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं जिन्हें समाज या समूह कुछ भी कहा जाता है। यानी कि जब देखो एक व्यक्ति है, यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए, ये दोनों आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, फिर ये तीसरा व्यक्ति किसी और से मिलजुल के काम कर रहा है, हो सकता है ये भी इससे मिलजुल के काम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, व्यक्तियों का जो सहयोग के आधार पर जो जुड़ाव हो रहा है, एक तरह से अंतःक्रिया हो रहा है, जो एक दूसरे से जुड़े, जिससे एक समूह का निर्माण हो रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, समाज का नाम दे रहे हैं। यानी कि यह जो समूह का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को क्या बोला जा रहा है, समाज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है मिड के द्वारा। इस रूप में व्यक्ति से पृथक समाज या समूह का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। यानी कि कहा जाता है कि जब व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति से अलग जो कि समाज को नहीं देखा जा सकता है। यानी कि व्यक्ति और समाज आपस में काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। अब व्यक्ति से ही जो कि समाज का निर्माण होता है, ऐसा मिड जी का मानना है। फिर देखो दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि ये मनुष्य में सहयोग की यह प्रक्रिया उसके मन से प्रारंभ होती है। यानी कि जो उसका स्व है, जो उसका सामाजिकरण है, और जैसे जैसे उसका सामाजिकरण होता है, उसी से जो कि उसके अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अब फिर देखो यहाँ पे बोलते हैं, मिड का मानना है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास मन होता है, जिसमें कल्पना का पूर्वाभ्यास करने की क्षमता होती है। यानी कि वो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी जो कल्पना करता है, और कल्पना के आधार पर ही जो कि सृजनात्मक या फिर नवाचार कार्य सोचता है, समझता है और उसको अप्लाई करता है, जिससे वो जो कि नवीन नवीन खोज वगैरह को भी या फिर इनोवेशन वगैरह को कर पाता है। फिर आप देखो यहाँ पे इसी बात को और डिटेल में बताया जाता है, मनुष्य का मन प्रतीकों का सृजन और उपयोग करता रहता है और बाहरी जगत के वस्तुओं को प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से समझता है। तो यहाँ पे प्रतीक करने का मतलब हो सकता है जैसे भाषा हो गया, मतलब जिससे कम्युनिकेशन हो सके, कुछ आपका कम्युनिकेशन के आपके यंत्र वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, जिससे व्यक्ति जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपना संपर्क कर सके, उसी चीज़ को ये भाषा भी हो सकता है, यंत्र भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, संचार साधन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो
उसी को ये क्या प्रतीक का नाम दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ बोला जाता है कि यानी ये बता रहे हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जो कि अपना संप्रेषण के जरिए या भाषा के जरिए या फिर जो भी प्रतीक होंगे उसके जरिए जो कि एक दूसरे से जो कि संपर्क बनाए रखता है। फिर यहाँ बोला जाता है वह बाहरी जगत की वस्तुओं के बारे में चित्र बनाता है और कल्पना जगत में भी यह भी तय करता है कि उन वस्तुओं को वह कैसे प्रयोग में लाए या उन वस्तुओं के समक्ष क्या करे और क्या न करे। अब जैसे आप ही देखो कोई मान के चलो जैसे आप सिविल सर्विस का एग्जाम के लिए तैयारी करो तो आप जो कि तैयारी करने से पहले जब भी आप स्टार्ट करो तो आप एक जो कि कल्पना बनाते हो कि मुझे इतने टाइम में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा तो मेरा ये सब ये सिलेबस जितने भी वो कवर हो जाएंगे, मेरा आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आप एक पहले से जो कि कल्पना कर लेते हो, कल्पना जगत में सब कुछ तय कर लेते हो, उसी के अनुरूप जो कि अपना व्यवहार वगैरह जो कि करते रहते हो। तो इसी बात को जो कि बताया जाता है। अब बोला है कि यह जो कल्पना करने की क्षमता है यह केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है इस तरह की। फिर देखो यहाँ बोला था कि वह अनुपयुक्त मार्ग को छोड़कर जिस मार्ग को उचित समझता है उस पर अमल करता है। यानी कि कल्पना मान लो कोई काम करने के लिए सोच रहा है तो उसमें से फिर देखता है कि जो उसके लिए ज़्यादा सही मार्ग है उसी को चुनता है, बाकी सभी मार्ग को वो छोड़ देता है। तो इस तरह से यहाँ पे मीड जी बताती है कि कैसे जो कि व्यक्ति समाज से जुड़ता है और कैसे जो कि अपने स्व का वो विकास धीरे धीरे करता है, उसके अंदर क्या क्या बातें आती है, वो कैसे जो कि अन्य पशु जो है उससे कैसे जो कि डिफरेंस है, क्योंकि व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता है और वो एक दूसरे से संप्रेषण वगैरह भी कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ बोला जाता है मीड के अनुसार मानव मन के इसी क्षमता के आधार पर, यानी जो व्यक्ति देखो कल्पना कर सकता है, कल्पना के आधार पर अपने एक्शन करता है, डिसाइड करता है, सही गलत का चुनाव करता है। तो ये जो क्षमता है उसी क्षमता की बात की जा रही है कि मीड के अनुसार मानव मन के इसी क्षमता के आधार पर सहयोग, समूह और समाज का अस्तित्व संभव होता है। दूसरे शब्दों में मानव मन के इसी क्षमता के कारण व्यक्ति के स्व का विकास एवं व्यक्ति के में पहचान का बोध संभव होता है, व्यक्ति की अंतःक्रिया संभव होती है और इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज का अस्तित्व संभव होता है। यानी कि यहाँ पर बोलते हैं कहने का मतलब मीड का है कि जो समाज का अस्तित्व हमको देखने मिला वो किसके कारण मिला है, व्यक्ति के स्व के विकास के कारण ही हमको समाज का अस्तित्व देखने को मिलता है। यानी कि ये व्यक्ति का जो स्व है, जो उसके व्यक्तित्व विकास है या फिर सामाजिकरण है, उसको देखो कैसे समाज से ये जोड़ देते हैं। फिर लेकिन यहाँ पे देखो बोला मीड बोलते हैं कि जो प्रकारवादी हैं उन्होंने देखो मानव मन एवं व्यक्ति के स्व को जो कि इनएक्टिव माना है, उदासीन माना है, उसको सक्रिय नहीं माना। यानी प्रकारवादी जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो मानव मन है या फिर जो उसका स्व है यानी जो सामाजिकरण के विकास की क्षमता है उसको इनएक्टिव मानते हुए व्यक्ति को समाज के उत्पाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ओवरऑल करेंगे मतलब जो प्रकारवादी है वो क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति है उसका निर्धारण कौन करता है, समाज करता है, जबकि मीड क्या बोलते हैं कि व्यक्ति के स्व के विकास से ही क्योंकि समाज का निर्धारण होता है। यानी कि ये दोनों देखो कॉन्सेप्ट उल्टा है। मीड एक तरह से प्रकारवादियों की आलोचना करते हैं, बोलते हैं कि प्रकारवादियों का मानना है कि समाज से ही व्यक्ति के सभी क्रिया निर्देश, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, व्यक्ति के जो भी व्यवहार होता है वो समाज द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा प्रकारवादियों को मानना है। लेकिन मीड इसकी आलोचना करते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, जब जैसे व्यक्ति का स्व का विकास होता है वैसे वैसे उस समाज की संरचना या फिर समाज का निर्धारण भी होता है। यानी कि व्यक्ति से समाज का निर्धारण होता है, ऐसा मीड का मानना है। जबकि प्रकारवादियों को क्या मानना है कि समाज से व्यक्ति का निर्धारण होता है, व्यक्ति के परफॉर्मेंस या व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो इस तरह से दोनों में मतभेद भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखो बोला जा रहा है कि इस संदर्भ में मीड भी यह स्वीकार करता है कि स्व और पहचान व्यक्ति को जन्म से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अंतःक्रिया की प्रक्रिया द्वारा ही इसका विकास संभव होता है। यानी कि व्यक्ति का जो स्व है यानी सामाजिकरण है वो, और दूसरा उसकी पहचान जो कि ये व्यक्ति जो कि कैसे दूसरे व्यक्ति से अलग है, कैसे इसका एक यूनिक पहचान है, वो भी कैसे देखो जन्मजात नहीं होता, इसका विकास धीरे धीरे जो कि समाज में ही आके होता है। अब देखो यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे। पहला क्या है, मैं, मुझे, सामान्यकृत अन्य जिसे जनरलाइज अदर कहा जाता है, चौथा भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मीड ने दिए, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तब देखो यहाँ पे बोला जाता है स्व और पहचान के विकास की प्रक्रिया, कि कैसे स्व और पहचान की विकास होती है। तो स्व के लिए बोला जाता है व्यक्ति की यह विशिष्ट मानवीय क्षमता है जो संप्रेषण एवं संचार तथा भाषा के द्वारा व्यक्ति को अपनी प्रकृति तथा सामाजिक विश्व पर चिंतन करने योग्य बनाती है। यानी स्व को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है कि यह किसी व्यक्ति की विशिष्ट मानवीय क्षमता है, या कह लो उसके मस्तिष्क विकास की क्षमता, या फिर उसकी जो व्यक्तित्व क्षमता या जो व्यक्तित्व योग्यता है, एक तरह से उस तरह की यह क्षमता है जो संप्रेषण एवं संचार तथा भाषा के द्वारा यानी कि अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपनी प्रकृति तथा सामाजिक विश्व पर चिंतन के योग्य बनाती है। यानी कि जो व्यक्ति है वो समाज के संबंध में जो कि कल्पनाएं कर सकता है, उस पर चिंतन कर सकता है और उसमें जो भी समस्या है उसका समाधान निकाल सकता है। तो ये किससे होता है, इसी चीज़ को क्या बोला इन्होंने, इसी चीज़ को इन्होंने स्व बोला है। जबकि पहचान क्या है देखो, तो बोलते हैं जबकि पहचान देखोगे
या अभिज्ञान। पहचान अभिज्ञान एक ही बात हो रहा है। तो इस बात का बोध है कि हम एक विशिष्ट और अद्वितीय व्यक्ति हैं, अर्थात हम दूसरे लोगों से सर्वथा भिन्न तथा हमारा अपना अलग अस्तित्व है। तो ये इसको क्या बोला इन्होंने, पहचान बोला। फिर अब देखो यहाँ पे बोला जाता है पहचान से तात्पर्य, उसी को और आगे डिफाइन किया जाता है। पहचान से तात्पर्य व्यक्ति के उस बोध से जब वह समझने लगता है कि सामाजिक विश्व में वह कौन है और उसकी क्या पहचान है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह पूरे विश्व में उसकी क्या पोजीशन है, वह क्या है, वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जब वो ये समझने लगता है तो यह क्या हो जाता है, उस व्यक्ति की पहचान। इसी बात को बताया जा रहा है। फिर देखो बोला जाए मीड के अनुसार मैं किसी व्यक्ति के स्व का एक असंगठित प्रत्युत्तर है जो मूलभूत मनोभावों एवं अभिवृत्तियों से प्रेरित होता है। तो यहाँ पे देखो मिड बोलते हैं जो आपका स्व का विकास का चरण है। मैं, एक पहला चरण था मैं, आई, दूसरा था मी, ठीक है, आई और मी था, यानी कि मैं और मुझे था। तो ये बोले जो मैं है ये दरअसल व्यक्ति के असंगठित, यानी जो ये स्व है इसका असंगठित प्रत्युत्तर, यानी कि ये अभी तक से देखो पूरी तरह से विकास नहीं है, एकदम विकास की आरंभिक अवस्था में, इसलिए इसको असंगठित बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखो मनोभाव और अभिवृत्तियों से प्रेरित होता है, यानी कि कहने जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखो आप जो करते हो वही देख के करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं एक तरह से, तो वही मनोभाव और अभिवृत्तियों से प्रेरित होता है, यानी कि हंसना, खेलना, रोना, भूख लगना, यही सब इस टाइम ज़्यादा होता है। तो इसी को इन्होंने मैं को इस तरह से ये कुछ डिफाइन करते हैं। जबकि बोलते जो मुझे है वह किसी व्यक्ति के स्व का वह पक्ष है जो आइडेंटिफिकेशन के आधार पर दूसरों को सामान्यीकृत के दृष्टिकोण को आंतरिकृत कर चुका है। यानी कि जो आपका मुझे है वो क्या करता है, दूसरों को पहचान कर दूसरे की जो भी व्यवहार है, जैसे प्रतिभा या फिर जैसे कौशल है, उस आधार पर जो कि अपने व्यवहार में ढालता है, उसके कुछ गुण को, पहले उसके कुछ गुण या दोष जो होते हैं उसको अपने अंतर्गत जो कि आत्मसात करता है, या फिर कुछ जो उसके दोष होते हैं उसको जो कि बाहर निकालता है। तो यानी कि जो आपका स्व का दूसरा स्टेज है स्व के डेवलपमेंट का, मुझे, वह क्या करता है, बाहरी दुनिया से जो व्यवहार होता है उस अनुरूप जो कि अपने आप को ढालने का प्रयास करता है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने जो कि स्व का पूरा डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ दूसरे शब्दों में बताया जाता है स्व का सामाजिकृत रूप या संगठित प्रत्युत्तर, यानी जो आपका मुझे है वो क्या है, स्व का सामाजिकृत या संगठित प्रत्युत्तर है, यानी कि स्व अब जो कि विकास कर चुका है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, यानी कि व्यक्ति का समाजीकरण हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे स्व को ये डिफाइन करते हैं। फिर देखो एक था सामान्यीकृत अन्य, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है सामान्यीकृत और अन्य या फिर जनरलाइज अदर जो था, उस वर्ड का मतलब बताया जाता है समाज की अपेक्षाओं का समग्र है जिसको आंतरिकृत करने के बाद ही व्यक्ति को बोध या स्व का विकास होता है। यानी कि सामान्यीकृत अन्य क्या है, जनरलाइज अदर, यानी कि जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो जो समाज, जो जैसे समाज की भूमिका, यानी जो जैसा समाज बोलता है कि आपको ये व्यवहार करना चाहिए, इस तरह के व्यवहार करना चाहिए, अगर दूसरे लोग इस तरह के व्यवहार करें तो आप भी जो कि उस चीज़ को देख कर अगर अपने आप में उस चीज़ को इनकल्टेट करें या फिर उस चीज़ को अपना रहे हो, उस तरह से आप भी व्यवहार करें जैसा समाज की मान्यता है कि आपको इस तरह के व्यवहार करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के व्यवहार अगर आप अपना रहे हो तो इसी को क्या बोला गया है, सामान्यीकृत अन्य बोला गया है। थर्ड क्या है आपका भूमिका ग्रहण। इसमें देखो क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का अनुमान करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति की कल्पना कर उसकी मनोवृत्ति या दृष्टिकोण को अपनाने या ग्रहण करने की प्रक्रिया है। भूमिका ग्रहण करने का मतलब कि आप देखते हो कि सामने वाला व्यक्ति जैसे कार्य करता है, जैसा उसका विचार है, जैसा उसका मतलब कह लो व्यवहार है, उस आधार पर आप अपने आप को इवेलुएट करते हो, देखते हो, उसके व्यवहार को थोड़ा सा एनालाइज करते हो, कल्पना करते हो कि अच्छा इस टाइप का अगर ये व्यक्ति है तो आगे चल के ये काफ़ी सक्सेस हो सकता है। तो उस हिसाब से फिर आप देखते हो कि मुझे भी इसकी कुछ क्वालिटी अपनाने चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए। जब आप इसके क्वालिटी को अपनाने लगते हो तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, भूमिका ग्रहण की बात कहते हैं। तो ये कुछ 4 टर्म थे, ये देखो उनके स्व जो आई एंड मी वाला कॉन्सेप्ट है उसका जो थ्योरी है उससे थोड़ा सा अलग है। बस मैंने ये 4 कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्या मतलब वो समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया। बाकी आई और मी का तो ये कॉन्सेप्ट इसी डायग्राम से आप समझ जाओगे कि देखो जो आपका स्व है वो दरअसल स्व का विकास से क्या होता है, किसी व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। और यह विकास देखो 2 चरणों में होता है, मैं और मुझे के रूप में। मैं देखो आरंभिक चरण है जहाँ पे किसी बच्चे का जो कि एक तरह से कह लो उसके परिवार में उसका अंतरक्रिया के आधार पर उसका पर्सनालिटी धीरे धीरे डेवलप होता है। जबकि मुझे वाह जगत से जब व्यक्ति जो कि कनेक्ट होता है तब जाके उसका पूरा जो कि सामाजिकरण होता है, और उस आधार पर जो सामाजिकरण होता है उसे ही मुझे कहा गया है। तो ये इनका 100 का कॉन्सेप्ट था, कैसे कैसे डेवलप होता है ये हमने काफ़ी डिटेल से यहाँ पे देखा और समझा। अब देखो यहाँ पे बोला जाता है कि व्यक्ति के जो स्व एवं पहचान है
इसके विकास से क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी कि ये सारी कहानी किसके लिए हो रही थी, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विकास होता है उसी को समझने के लिए जो कि स्व पहचान की बात हम लोग कर रहे थे, या फिर किसी व्यक्ति का सामाजिकरण के जरिए किस तरह से उसके पर्सनालिटी का विकास होता है। अब ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के लिए क्या जरूरी है, ये बोलते हैं अंतःक्रिया जो कि मुख्य भूमिका निभाता है। अंतःक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति जो कि एक दूसरे से मिलता है, सहयोग करता है, सहयोग करते एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है। लोग आपस में अपने विचार आदान प्रदान करते हैं और लोग एक दूसरे के व्यवहार देखकर ही एक दूसरे को से कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अपने व्यवहार में ढालते हैं। यही इसी से जो कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यही पूरी बात यहाँ पे कही गई। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वही बताया जाता है। मिड के अनुसार सर्वप्रथम बच्चा अपनी माँ के संपर्क में आता है, माँ उससे कुछ कार्यों के लिए दुलार करती है तो कुछ कार्य के लिए डांटती है, जिससे वह धीरे धीरे अपने व्यवहार के बारे में माँ की अपेक्षाओं को समझने लगता है। अब वह व्यवहार करते समय माँ की भूमिका को ग्रहण कर यानी कल्पना में अपनी भूमिका अपेक्षा का अनुमान लगा लेता है और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पे बोलते हैं मिड कि देखो जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो मम्मी होती है वो क्या होती है, उसको किसी का वो कुछ ऐसा काम करता है जिसके लिए उसको प्यार भी करती है, कुछ ऐसा भी काम कर देता है, हो सकता है तोड़ फोड़ काम कर दे, कुछ गिरा पड़ा दे, तो उसके लिए उसकी मम्मी डांट वगैरह भी लगाती है। तो धीरे धीरे बच्चा जब धीरे धीरे देखता है 4-6 महीने से यही मेरे साथ हो रहा है, तो वो समझने लगता है कि अच्छा ये अगर मैं काम करूँ तो इसके लिए मुझे मार पड़ रहा है, डांट पड़ रहा है, लेकिन ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इस पर प्यार भी मिल रहा है। तो बच्चा क्या करता है, जो इसकी मदर है उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप जो कि व्यवहार करना शुरू कर देता है, जो उन्होंने मना किया उसको नहीं करने की कोशिश करता है, और जो उन्होंने जो जिसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाता है वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है कि इसी से देखो व्यक्ति के स्व का विकास यहाँ पे पहले स्टेज में यानी कि आई के रूप में, मैं के रूप में होने लगता है। फिर देखो यहाँ बोला जाता है यही स्व का मी के रूप में विकास की यह जो कि पहली अवस्था है। तत्पश्चात जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आता है, उनकी भूमिकाओं को ग्रहण कर स्वयं के बारे में उनकी अपेक्षाओं को जान जाता है। मिड के अनुसार यही स्व का विकास की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि ओवरऑल देखो पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से आपको खत्म हो जाएगा, यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले व्यक्ति जो छोटा बच्चा होता है वो अपना सामाजिकरण अपने घर परिवार में ही अंतःक्रिया के जरिए करता है, और वो इस आधार पे करता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। यानी सामने वाला जो व्यवहार बताता है कि ये आप मत करो और ये आप करो, ये आप सही है, तो व्यक्ति जो कि अपने में जो सही होता है उसी को ढालने की कोशिश करने लगता है, जो गलत होता है, जो जैसे उसे अपेक्षाएं नहीं की जाती उस कार्य को करना बंद कर देता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद जब व्यक्ति बाहरी दुनिया में संपर्क में आता है तो इसी तरह उसको बाहरी दुनिया में भी देखने को मिलता है कि बाहरी समाज में बोला जाता है कि आप ये काम करो, ये अच्छा है, ये काम मत करो, ये काम अच्छा नहीं है। तो व्यक्ति भी इसी अनुरूप जो कि अच्छे वाले काम को आत्मसात करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करता चला जाता है, और जो अच्छे काम नहीं होते उसको धीरे धीरे अपने अंदर से उसको छोड़ने लगता है, उसका त्याग करने लगता है। तो इस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। यही इनका पूरा जो कि आई मी का कॉन्सेप्ट है या फिर स्व के विकास का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मिड का ये पूरा सिद्धांत। ठीक है, अब चलो इसका कुछ आलोचना भी की जाती है, आलोचना भी देख लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे बोला जाता है, यद्यपि मिड ने अपने इस सिद्धांत को अत्यंत व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु इसकी कई आलोचनाएं भी की गई है। जैसे देखो यहाँ पे पहला आलोचना बोला जाता है कि आलोचकों का आरोप है कि मिड ने अपने विश्लेषण में संरचना, शक्ति, सत्ता व इतिहास की उपेक्षा की है, क्योंकि उसने व्यक्ति की क्रियाओं के विश्लेषण में उसके व्यक्तिनिष्ठ पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। यानी कि जो ये और भी है किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व या सामाजिकरण में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे सामाजिक संरचना है, किसी समाज की शक्ति स्वरूप कैसा है, सत्ता स्वरूप कैसा है, उसका इतिहास कैसा है, ये भी देखो किसी व्यक्ति का सामाजिकरण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन मिड क्या है, इसकी उपेक्षा कर देते हैं और व्यक्तिनिष्ठ पर ही अधिक जो कि बल देते हैं। इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। सेकंड पॉइंट देखो, आलोचना बोला जाता है, आलोचकों के अनुसार मिड के विचारों पर आदर्शवाद और दर्शन का प्रभाव अधिक दिखता है, जिसके कारण समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अस्तित्व में खतरे में पड़ जाता है। यानी कि इनकी कोई ऐसे देखो साइंटिफिक स्टडी वगैरह नहीं है, ये केवल एक तरह से विचार है इनका, ये बताते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का जो कि सामाजिकरण वगैरह होता है। तो इस आधार पर बोलते हैं कि यह देखो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अस्तित्व को जो कि खतरे में डाल सकते हैं इनके विचार। फिर देखो नेक्स्ट बोला जाता है, आलोचक कहते हैं कि मिड ने केवल उन्हीं प्रतीकों को सामाजिक अंतःक्रिया का आधार माना जो समूह, संगठन या समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, जबकि अनेक ऐसे भी प्रतीक होते हैं जिनका व्यक्ति सीमित संदर्भ में प्रयोग करता है, और ये प्रतीक भी व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया का आधार होते हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। अपने विश्लेषण में मिड ने इन प्रतीकों की उपेक्षा की है। जैसे देखो समाज के लिए कुछ नकारात्मक चीज़ होते हैं, ठीक है, कि जैसे बोला था कि आप ये सब मत कीजिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी देखो गलत रास्ते से भी सही काम किए जाते हैं। आपने सुना होगा खासकर जो आपके प्रशासन है,
प्रशासक में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो कि लूप होल होता है, तो लोग लूप होल का प्रयोग करते हुए जो कि अंतःक्रिया करते हैं और उससे जो कि बच के जो कि गलत काम भी कर लेते हैं। तो वही बोला जाता है कि समाज में कुछ इस तरह के क्रिया होते हैं, अंतःक्रिया होते हैं, उसका जो कि मीट जो कि एक्सप्लेन वगैरह नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ बोला जाता है कुछ आलोचक मीट के इस सिद्धांत को परीक्षण योग्य सिद्धांत नहीं मानते, यानी वही बात कि साइंटिफिक तरीके से इसकी स्टडी वगैरह नहीं की गई है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना वगैरह भी देखने को मिलती है। लेकिन ये भी कहा जाएगा जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का ये इनका जो सिद्धांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है किसी व्यक्ति के सामाजिकरण या व्यक्तित्व के विकास में, और वो कैसे जो कि समाज, इससे देखो समाज का भी कैसे विकास हो रहा है इस चीज़ को समझने में, राइट। अब देखो इसी को बोला जा रहा है अंतःक्रियावाद के रूप में अध्ययन की एक नई पद्धति के विकास हेतु अभिप्रेरक रहा है, जिसको हम हर्बर्ट, ब्लूमर, क्रून आदि के योगदान के रूप में देख सकते हैं। यानी कि इनके यह जो विचार था इसको देखो ब्लूमर और क्रून भी जो कि इस विचार को सहयोग कर देते हुए इसी पर आधारित अपने अध्ययन वगैरह भी करते हैं। किसके लिए? आपका जो आपका अंतःक्रियावादी अध्ययन है सामाजिक समाज को समझने के लिए या व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए, तो उसके पक्ष में देखो ब्लूमर, क्रून भी इनके जो ये थ्योरी है उसको सपोर्ट करते हैं। ये पूरा आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।